दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम 12 भावों में चंद्रमा का फल भाग 1 में प्रथम द्वितीय तृतीय भावों में चंद्रमा के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, सूर्य के समान चंद्रमा भी धरातल से दिखाई देने वाला एक ग्रह है, जिसमें सूर्य दिन में दिखाई देता है और चंद्रमा रात में। सूर्य हमें रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, और चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। जातक की कुंडली में चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी के आधार पर नक्षत्र नाम राशि का निर्णय लिया जाता है। चंद्रमा एक शुभ और सौम्य ग्रह है जो पारिवारिक सुख शांति आनंद प्रदान करता है। मित्रों, चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति का कारक है, जल का कारक है, दूध का कारक है, स्वभाव का कारक है, सुख शांति भावना कल्पना कवि का भी कारक है। चंद्रमा रोहिणी हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। चंद्रमा की स्वयं की राशि है कर्क, और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश तक उच्च के और वृश्चिक राशि में 3 अंश तक नीच के होते हैं। कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा दशावली होती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटा होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे जैसे बड़ा होता है वह जातक के मन पर वैसे वैसे प्रभाव डालता है। चंद्रमा कुंडली में नीच का होकर पड़ा हो, पाप ग्रहों के साथ पड़ा हो या उसकी पाप ग्रहों से युति हो, पाप प्रभाव में पड़ा हो, बलहीन होकर पड़ा हो या त्रिक भाव 6, 8, 12 में पड़ा हो या विष योग में पड़ा हो, ग्रहण योग में पड़ा हो, तो चंद्रमा पर जितनी ज्यादा अशुभ कंडीशन लागू होगी, चंद्रमा उतना ही अशुभ स्थिति में कहलाएगा और जातक को है उतना ही अशुभ फल देगा। वह जिन चीजों का कारक है और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अशुभ फल देगा। और यदि चंद्रमा उच्च का है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, डिग्री वाई बराबर बली है, शुभ ग्रहों से युक्त उसकी युति है, शुभ ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो चंद्रमा शुभ स्थिति में कहलाएगा, मजबूत स्थिति में कहलाएगा। और जो वह जिन चीजों का कारक है और साथ ही साथ अपनी दशा अंतरदशा में जिन चीजों से संबंधित का कारक है वह अपने अनुसार जैसा वह होगा वैसे ही वह रिजल्ट देगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में यदि शुभ स्थिति में शुभ होकर बैठा हो तो उसकी क्या शुभ फल होंगे और आपको क्या शुभ फल देगा। हम कुंडली का लग्न भाव जो कि जातक के स्वयं का भाव होता है, उसकी शरीर का भाव होता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा बली होकर बैठे हुए हैं, पूर्ण स्थिति में पूर्ण चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं या पूर्णिमा का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक सुंदर होता है, धनी होता है और उसकी कोमल अंगों का होता है। लग्न भाव में चंद्रमा मेष राशि या वृष राशि या कर्क राशि का बैठा हुआ है तो ऐसा जातक सुंदर और धनी होता है। लग्न भाव में शुभ होकर चंद्रमा बैठा हुआ हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि और पड़ रही हो तो ऐसा जातक बलवान होता है, सुंदर होता है, बुद्धिमान होता है, आरोग्यवान होता है। जिनकी कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा शुभ होकर बैठे हुए हैं ऐसे जातक को जल से भय रहता है। ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है। ऐसे जातक को सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। ऐसे जातक को समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है। ऐसा जातक माता का परम सेवक होता है। ऐसे जातक को धन की कभी कमी नहीं रहती। ऐसा जातक विद्वान परोपकारी होता है। ऐसे जातक को 27 वर्ष के बाद धन का सुख और संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को माता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, जिससे उसकी खूब तरक्की होगी। ऐसा जातक मुसीबत का बुलंद हौसलों के साथ सामना करना पड़ता है। मुसीबत का बुलंद हौसले के साथ सामना करता है। एक खास बात और ऐसे जातक में बर्दाश्त करने की अचूक ताकत होती है। मित्रों, ये हो गए लग्न भाव में बैठी चंद्रमा के शुभ फल। आइए हम लग्न भाव में बैठी चंद्रमा के अशुभ फलों को जान लेते हैं। लग्न भाव में चंद्रमा अशुभ होकर बैठा हो, जैसे कि लग्न भाव में चंद्रमा बलहीन होकर बैठा हो, क्षीण होकर बैठा हो, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का हो, तो ऐसा जातक मलिन और दुर्बल होता है। लग्न भाव में मेष वृष या कर्क राशि के अलावा अन्य राशियों का चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक निर्धन और रोगी होता है। ऐसे जातक को खांसी, श्वास रोग और बात रोग होते हैं। ऐसा जातक सुखी तभी रहेगा जब वह माता की सेवा करेगा। ऐसा जातक शराब पीने का आदी भी हो सकता है। पहले भाव में चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो या बुध चंद्रमा प्रथम भाव में हो और बुध सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक दिमाग और पेट का रोगी होता है। ऐसे जातक को असाध्य रोगों का सामना करना पड़ता है। लग्न भाव में चंद्रमा बैठी हो और 11वें भाव में बृहस्पति बैठी हो तो ऐसा जातक इश्कबाज होता है, पर स्त्रीगामी होता है, कामुक होता है। 28 वर्ष से पहले विवाह करने पर परिवार और कुटुंब की बर्बादी होती है, पुत्र संतान मंदी पैदा होती है।
या कह सकते हैं अस्वस्थ अवस्था में पैदा होती है। ऐसा जातक 24 वर्ष से 27 वर्ष के बीच अपनी माता से अलग होता है तो ऐसी जातक की माता बीमार रहती है या अस्वस्थ होने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे जातक को हृदय रोग, घबराहट या कमजोरी जैसे रोग होते हैं। खासकर जब चंद्र की दशा अंतर्दशा चलती है तो ऐसा जातक बीमार होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा त्रिक भाव का मालिक है तो ऐसे जातक को नजले की शिकायत या पागलपन जैसी समस्याएं रहती हैं। मित्रों, प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अशुभ फल दे रहा है तो उसके उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है सिद्ध चंद्रमा यंत्र गले में धारण करना चाहिए। पीपल की जड़ में रोज जल देना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अपनी माता और दादी के चरणों को छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मान लीजिए यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं तो नदी में आपको तांबे का सिक्का अवश्य प्रवाह करना चाहिए। यदि लग्न भाव में चंद्रमा अशुभ होकर बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे जातक को चारपाई या डबल बेड के चारों पैरों में लोहे की कील गड़वा देना चाहिए। सोमवार के दिन अपनी माता से चावल व चांदी दान लेकर उसे जीवन भर संभाल कर रखना चाहिए। आपको यदि समय मिलता है तो आधा गिलास जल बरगद की पेड़ की जड़ पर भी चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन किसी गरीब को सुबह प्रातः काल दूध और दही दान करना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हो तो आप इन उपायों को करके उस चंद्रमा के अशुभ फल से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये हुए लग्न भाव में बैठे चंद्रमा के शुभ अशुभ फल और उनके उपाय। आइए अब हम द्वितीय भाव में बैठे चंद्रमा के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं, साथ ही साथ उनके उपाय जान लेते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा पूर्ण शुभ होकर पूर्ण बली होकर बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का परिवार बड़ा होता है, यानी ऐसे जातक के परिवार में अधिक सदस्य होते हैं। उसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। ऐसा जातक कोमल और मीठे वचनों को बोलने वाला होता है। ऐसे जातक को समस्त शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक विविध वस्तुओं को संग्रह करने का शौकीन होता है। ऐसा जातक उत्तम विद्या प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में शुभ होकर उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक विपुल धन संपदा का स्वामी होकर सुखी होता है, संतुष्ट होता है, उसे स्त्रियों से बहुत सहायता मिलती है। ऐसा अनुभव में आया है कि चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में स्वराशि या उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक धन का संचय तो बहुत करता है लेकिन अधिक संघर्ष करना पड़ता है उसे। द्वितीय भाव में चंद्रमा मकर या वृश्चिक राशि का हो तो ऐसा जातक का स्वभाव खर्चीला होता है। ऐसा जातक विद्या और बुद्धि उत्तम प्राप्त करता है। ऐसा जातक स्वयं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। ऐसे जातक का भाई जरूर होता है लेकिन 99% केसों में उसकी बहनें नहीं होती। ऐसा जातक माता पिता का सुख प्राप्त करता है। ऐसे जातक की उम्र 95 वर्ष से ऊपर ही होती है। चंद्रमा द्वितीय भाव में शुभ होकर बैठा हो और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं शुभ होकर बैठा हो तो ऐसा जातक खानदानी जायदाद बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पास जितना धन रहता है उतना धन ही उसके ससुराल वालों के पास रहता है। ऐसे जातक का जन्म लगभग शुक्ल पक्ष में ही होता है। ऐसे जातक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। मित्रों, ये हुए द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में पड़े चंद्रमा के शुभ फल। अब आइए हम चंद्रमा के द्वितीय भाव में पड़े चंद्रमा के अशुभ फलों को जान लेते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा मकर या वृश्चिक राशि का पड़ा हो तो ऐसा जातक का जो स्वभाव होता है वह खर्चीला होता है। खर्चीले के साथ साथ ऐसा जातक धन का संचय नहीं कर पाता, इसलिए जो उसके पास जो धन होता है वो व्यय होता रहता है, नष्ट होता रहता है और जातक स्वयं ही अपनी हानि का कारण बनता है। उसे सगी संबंधियों से सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसे जातक बार बार हानि होने के कारण निस्तेज हो जाता है। द्वितीय भाव में बैठा चंद्रमा पाप प्रभाव से पीड़ित हो और पापी ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ रहा हो तो ऐसा जातक विद्या से वंचित रहता है। ऐसे जातक की जठराग्नि मंद पड़ जाती है जिससे उसे भूख भी नहीं लगती, भोजन नहीं पचता, उसकी देह और बुद्धि क्षीण हो जाती है। ऐसा जातक घर में घंटा या घड़ियाल रखता है तो ऐसा जातक का जो परिवार रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे जातक को विद्या या संतान दोनों में से एक ही प्राप्त होता है। घर के अंदर टूटी केतली या मिक्सी रखने से माता, व्यापार और धन की हानि होती है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में बुध बैठा हो तो ऐसे जातक की जो दृष्टि होती है कमजोर होती है। ऐसे जातक की बहन को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ये थे द्वितीय भाव में बैठे चंद्रमा के अशुभ फल। यदि द्वितीय भाव में बैठे चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो जातक को उसके उपाय करनी चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है सोमवार के दिन
बहते जल में दूध और दही को बहाना चाहिए। दूसरा उपाय है सोमवार के दिन माता जी से चांदी और चावल लेकर संभाल कर रखना चाहिए। तीसरा उपाय नित्य प्रतिदिन अपनी माता और दादी के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। चौथा विशेष उपाय हरे रंग का कपड़ा 43 दिन तक कुंवारी कन्या को दान करें। वह कन्या किसी गरीब घर की होनी चाहिए। मकान की नींव में चांदी का छोटा सा टुकड़ा, भले ही कितना ही छोटा क्या न हो, नींव में दबाना चाहिए। सफेद रंग की गाय पालकर उसकी सेवा करें। घर में टूटी केटली या मिक्सी पड़ी हो तो उसे बाहर फेंक आए। मित्रों, कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठकर अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इन उपायों को करके उन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब हम तृतीय भाव में बैठे चंद्रमा के शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा शुभ होकर बैठा हो तो ऐसा जातक साधु स्वभाव का होता है, स्वयं के प्रयत्नों के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति करता है, वृद्धि करता है। ऐसा जातक मधुरभाषी होता है, सच्चे चरित्र का होता है, परिश्रमी होता है। ऐसा जातक उच्च विद्या प्राप्त, बुद्धिमान, चतुर और विद्वान होता है। ऐसे जातक को कठिनाई में अक्सर ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। ऐसे जातक की जो आयु है वो 90 से 100 वर्ष की होती है। ऐसा जातक वीर होता है, पराक्रमी होता है, विजय होता है। ऐसा जातक यदि भाइयों में अकेला हो तो वह बहुत अमीर होता है। और यदि जातक स्त्री है तो ऐसी स्त्री को समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक जन्म के समय यदि गरीब भी हो तो बाद में वह अमीर बनता है। ऐसे जातक के परिवार किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मित्रों, ये थे तीसरे भाव में बैठे चंद्रमा के शुभ फल। अब आइए अशुभ फलों को जान लेते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा अशुभ स्थिति में या अशुभ होकर बैठा हो, अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे जातक को अपने सगे सहोदरों से सहायता नहीं मिलती। ऐसा जातक अपना व्यवसाय बार बार बदलता है। ऐसा जातक दिल का कमजोर होने के कारण ठंड के रोगों से ग्रसित होता है। ऐसे जातक को जो दाम्पत्य जीवन रहता है सामान्य रहता है। तीसरे भाव में चंद्रमा की साथ बुध बैठा हो तो ऐसे जातक का समय कठिनाइयों से कटता है। ऐसे जातक की विद्या जैसे जैसे बढ़ती है उसके पिता की आय और प्रगति वैसे वैसे घटती जाती है। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हो तो जातक को उसके उपाय करना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है ऐसे जातक को माता दुर्गा की उपासना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। दूसरा उपाय प्रतिवर्ष कुएं में चांदी का टुकड़ा, भले ही कितना ही छोटा क्यों न हो, कुएं में डालना चाहिए। तीसरा उपाय यदि कन्या का जन्म हुआ है तो कन्या के जन्म के बाद चंद्र से संबंधित वस्तुएं दान करें। और यदि पुत्र पैदा हुआ है तो पुत्र के जन्म के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुएं दान करें। ऐसे जातक को कन्यादान जरूर लेना चाहिए। मित्रों, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अशुभ फल दे रहा है, तो आप इन उपायों को करके उन अशुभ प्रभाव से, अशुभ फल से, समस्याओं से बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, ये थी कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ अशुभ फलों की जानकारी, साथ ही साथ उसके उपायों की जानकारी। और अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट का जवाब देने का। आज का पहला लकी कमेंट है भारती दास जी का। इनका जो जन्म तारीख है 22 अप्रैल 1913 से, इनका जन्म का समय है सुबह 10:30। उनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर। इनका प्रश्न है, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरी शादी का युग कब बनेगा, क्या समस्या है, मेरी शादी क्यों नहीं, क्या समस्या आ रही मेरी शादी में, क्या कृपया उपाय बताइए, मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए भारती दास जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि है। आपने विवाह से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए, जो विवाह से संबंधित जो प्रश्न आपने पूछा हुआ है, कुंडली का सप्तम भाव जो कि आपके विवाह का भाव होता है, आपकी मैरिज लाइफ का भाव होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, ऐसे वैवाहिक सुख का भाव होता है। और यदि यह भाव, इस भाव में पाप ग्रह बैठे हुए या पाप ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही हो, पाप ग्रहों से यह भाव पीड़ित हो और इस भाव का मालिक कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए या सूर्य से अस्त हो जाए या कहीं ना कहीं किसी दोष में फंसा हुआ हो, तो ऐसे में विवाह में विलंब होना, विवाह में परेशानियां, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, दाम्पत्य जीवन कमजोर होना, दाम्पत्य सुख कम मिलना, जीवन साथी से अनबन होना, शादी का योग ना बनना, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यही स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका विवाह विलंब हो रहा है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कुंडली में यह स्थिति कैसे बनी हुई है। तो सप्तम भाव सप्तम भाव पर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव शनि राहु केतु से पीड़ित है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति त्रिक भाव छठे भाव में जाकर बैठा हुआ है। सप्तम भाव से द्वादश भाव छठा भाव होता है। सप्तम भाव की हानि का भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक अपने से द्वादश भाव मतलब अपने भाव की हानि के भाव में बैठा हुआ है, जिसमें बृहस्पति स्वयं
लड़की की कुंडली में पति के कारक ग्रह होते हैं, वैवाहिक सुख के कारक ग्रह होते हैं। वही बृहस्पति सप्तमेश होकर अपने भाव से द्वादश भाव में, अपने विवाह के भाव से हानि के भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए हानि का योग, यहाँ पर विवाह से संबंधित हानि का योग बना रहे हैं। दूसरी बात, बृहस्पति शनि केतु के पापकत्र योग में फंसे हुए हैं। और आपकी नवांश कुंडली की बात करें, नवांश कुंडली जो कि जिससे हम अपने जीवन साथी के बारे में जानते हैं, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक सुख के बारे में जानते हैं। आपकी नवांश कुंडली में बृहस्पति राहु से पीड़ित होकर बैठे हुए हैं। आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही, तो यानी आपका जो नवांश कुंडली का सप्तम भाव है मंगल और शनि से प्रभावित है। नवांश कुंडली में लग्नेश बृहस्पति राहु से पीड़ित है। आपकी नवांश कुंडली में सप्तम भाव के मालिक बुध बनते हैं, जो कि सूर्य, मंगल और शनि तीनों से पीड़ित हैं। तो स्पष्टतः कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में वैवाहिक से संबंधित परेशानियों के योग बने हुए हैं, जिसमें से विवाह का विलंब का होना स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और आपकी शादी का योग जरूर बनेगा। यदि आप इन उपायों को नहीं करते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन, आपका जो आगे आने वाला जो समय रहेगा उसमें विवाह से संबंधित समस्या, जीवन साथी से संबंधित समस्या, दाम्पत्य सुख की हानि, इन सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को आप जरूर करें और आप इन परेशानियों से अवश्य बचें। जिसमें से पहला उपाय है, आप प्रतिदिन जब भी स्नान करें तो 1 चुटकी हल्दी पानी में जरूर डालें। दूसरा उपाय, आप प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करें, पीला भोजन और पीला कपड़े पहने। प्रतिदिन तुलसी की माला से 1 माला सुबह 1 माला शाम को ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करें। शनिवार के दिन शिव जी पर काले तिल चढ़ाएं, जिससे शनि की शांति होगी। माफ कीजिए, जिस शनि जो आपकी शनि आपके इस विवाह में बाधा दे रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और शनिवार के दिन बहते पानी में नारियल बहाएं, जिससे आपके विवाह में शनि और राहु के माध्यम से जो बाधाएं हो रही हैं वह समाप्त होंगी। इन उपायों को करने के साथ साथ मैं आपको एक विशेष उपाय और बता रहा हूँ, उस उपाय को भी आपको करना है। यह कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के प्रातः पेपर के 5 टुकड़े कीजिए। 5 टुकड़े में एक मुट्ठी आप काली सेंगी उड़द रखिए। साथ ही साथ प्रत्येक टुकड़े पर आप एक गुड़ की डली रखिए। इस प्रकार से आप 5 पुड़िया बना लीजिए। इन 5 पुड़ियों में से प्रत्येक मंगलवार को एक पुड़िया शिव जी के मंदिर ले जाकर शिव जी के मंदिर की परिक्रमा करके, भगवान शिव की पूजा करके, नंदी के कान में अपनी शादी से संबंधित आप उनसे जो प्रार्थना करिए कि मेरी जो प्रार्थना है भगवान शिव तक पहुंचाएं और मेरी शादी का योग बनाएं। इस प्रकार से उनके कान में बोलकर आप उस पुड़िया को लेकर किसी नंदी महाराज को कहीं से खोजकर मंगलवार के दिन ही खिला दें। 1 पुड़िया 1 मंगलवार। इस प्रकार से आपको यह उपाय 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार होने से पहले आपकी शादी का योग बन जाएगा। कहीं से न कहीं आपका जो शादी का रिश्ता है आपके पास आएगा और सेट हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। और आपने जो शादी के योग के बारे में पूछा हुआ है, तो अभी आपके गोचर के अनुसार आपकी शादी का योग बहुत अच्छा चल रहा है। बस समस्याएं हैं कुछ कुंडली में दोषों के कारण, इससे आपका योग पूर्ण नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही आप इन उपायों को करने लगेंगी तो आपकी जो सभी विवाह से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी और आपकी विवाह का योग बनेगा और आपकी शादी होती रहेगी। दूसरा लकी कमेंट है अविनाश बिस्सा जी का। इनका प्रश्न है, मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कुंडली के 10वें भाव में सूर्य चंद्र राहु बैठे हुए हैं, मेरा सूर्य कैसा है? तो देखिए राजन, सूर्य आपका जो प्रश्न है, सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो कि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य 10वें भाव में सूर्य बलि हो जाते हैं। 10वें भाव में सूर्य दशा बलि होकर बैठे हुए हैं, योग कारक होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है वो बहुत अच्छा कहलाएगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी इस कुंडली में योग कारक होकर बैठे हुए हैं। और राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अपनी अति शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्य चंद्रमा नहीं, आपको राहु की शांति करने की जरूरत है। आप यहाँ पर राहु के उपाय करें। तीसरा लकी कमेंट है रजनी श्रीवास्तव जी का। इनका प्रश्न है कि मेरी कुंडली मीन लग्न की, कृपया मुझे मेरी इष्ट देव के कुंडली के अनुसार इष्ट देव के बारे में बताने का कष्ट करें। तो देखिए रजनी जी, आपकी जो कुंडली है वो मीन लग्न की कुंडली है। तो आपकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली है तो 5वें भाव में 4 नंबर की राशि आएगी। 5वें भाव से हम इष्ट देव का चुनाव करते हैं। तो 5वें भाव में कर्क राशि विराजमान है जो कि चंद्रमा की राशि है। तो आपके जो इष्ट देव बनेंगे वह बनेंगे भगवान शिव। आप भगवान शिव का पूजन अर्चना उपासना करके अपने जीवन में सभी समस्याओं को हल कर सकती हैं, परेशानियों से बच सकती हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुखद बना सकती हैं।
तो मित्रों, ये थे आज के 3 लकी कमेंट। यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से कोई भी प्रश्न, अपने जीवन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने जीवन संबंधी जो समस्या चल रही है उसका समाधान ले सकते हैं। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। कोशिश कीजिए एक कमेंट में एक ही प्रश्न पूछें। साथ ही साथ विशेष निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करना न भूलिए, वीडियो को शेयर करना न भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी कमेंट करके अपनी समस्याओं से बचने हेतु फायदा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं, उन्हें परेशानियों से बचा सकूं। मित्रों, मान लीजिए इस एपिसोड में आपके कमेंट नहीं लिया गया तो नेक्स्ट अगले जो कार्यक्रम है आप देखते रहें, आपका कमेंट कभी ना कभी जरूर लिया जाएगा। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, आप मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म है और पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं। कुंडली के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ भाव में चंद्रमा के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।